नमस्कार, पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड में आपका स्वागत है। और पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड के इस सेशन में आज हमारे साथ हैं काशी से आए हुए सुरेश शुक्ला जी। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड में। नमस्कार, जय श्री राम। तो सुरेश जी का परिचय देते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुरेश जी सन 2000 के आईआईटी बीएचयू के पास आउट हैं और उसके उपरांत सन 2000 से सन 2013 तक सुरेश जी ने आईटी के फील्ड में देश विदेश में काम किया है और इंडिया में भी बेंगलोर, पुणे, नोएडा और विदेशों में भी कई प्रोजेक्ट्स इन्होंने जाकर किए हैं आईटी के फील्ड में। और उसके उपरांत 2013 के बाद वे सुरेश जी ने अपना स्टार्टअप प्रारंभ किया जो कि आईटी के फील्ड में ही था। अपने स्टार्टअप के साथ ही साथ सुरेश जी एक्टिविज्म की भूमिका में आए। तो आपको बताना चाहेंगे कि सन 2015 और बाद में सन 2018 में भारत में जो 900 पॉर्न साइट्स बैन हुई थी, उन पॉर्न साइट्स को बैन करवाने के लिए जो टेक्निकल असिस्टेंस था सुरेश जी का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। सुरेश जी ने 2013 में पॉर्न साइट्स बैन करने की याचिका में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उस याचिका के जो काउंसिल थे उनको जो टेक्निकल नो हाउ होते हैं और कैसे इस चीज़ को सच में किया जा सकता है, ये सब बताने में सहयोग किया था। उसके उपरांत सुरेश जी ने सन 2000 से ग्राम पंचायतों में अपना एक्टिविज्म प्रारंभ किया और वर्तमान में सुरेश जी का पूरा समय पंचायतों के लिए एक्टिविज्म में जाता है। इसके साथ ही साथ सुरेश जी ने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है जनता मालिक। तो आज सुरेश जी हमारे साथ हैं। सुरेश जी का दिलचस्पी देश विदेश में, खासकर अर्थ में और ग्राम पंचायतों में बहुत है। तो सुरेश जी की एक अपनी रिसर्च है अर्थ को लेकर कि पूरे देश की, पूरे विश्व की अर्थनीति किस प्रकार से चल रही है और जन सामान्य के लिए वर्तमान अर्थनीति कितनी घातक है और कभी भी अर्थ के माध्यम से जन सामान्य को गुलाम बनाया जा सकता है या एक तरीके से गुलाम बनाया जा रहा है। इस पूरे विषय पर हम सुरेश जी के साथ चर्चा करेंगे। तो सुरेश जी, आपका स्वागत है पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड में। तो एक बात बताइए कि ये जो अर्थ की आप बात करते हैं या जो हमारी आपस में अर्थ को विषय में बात हो रही थी, तो सबसे पहले अर्थ की क्या भूमिका देखते हैं आप किसी भी सभ्यता की दृष्टि में, या कहें किसी की देश या किसी भी समाज की एक पृष्ठभूमि में अर्थ की क्या अहमियत होती है? जी, मैं इसको हमारी हिंदू सभ्यता के और ऋषि परंपरा के ही आधार से अगर इसको समझने की कोशिश करें तो हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थ जाने गए हैं। धर्म, जो कि सबसे मूल है, पेड़ की जड़ जैसा माना जाता है क्योंकि ये बाकी सबको सींचता है, जिसका विचार सब समय करना पड़ता है। धर्म का हर काम के वक्त करना पड़ता है। इसके बाद धर्म आधारित अर्थ, काम, और इसी धर्म के मूल में अंत में इसी वृक्ष पर मोक्ष का फल लगता है। ये 4 पुरुषार्थ हमारे जाने जाते हैं। तो ये सभ्यता की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से, लेन देन की दृष्टि से आर्थिक आर्थिक बहुत बड़ा अंग है। ये इसकी महत्ता कई दृष्टि से है, क्योंकि जो भी हम परिश्रम करते हैं उससे हम कुछ अर्जित करते हैं। जो भी हम कमाते हैं, अर्जित करते हैं, फिर हम उसको कहीं रखते हैं कि भाई वो हमारे काम आए। इसको हम चाहे किसी अच्छे काम में इस्तेमाल कर सकें, जो कि हमारी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, दैनिक होती हैं, कुछ दीर्घकालिक होती हैं, जैसे बच्चों की शादी-वादी, जिसमें कि थोड़ा समय लगता है और उस वक्त व्यक्ति इसको संभाल के रखना पसंद करता है। अपने परिश्रम को, अपने पसीने की जो कीमत है, उसको संभाल के रखने की कोशिश करता है। और इसी तरह व्यापार आदि के लिए भी उसको पूंजी थोड़ा इकट्ठा करनी पड़ती है। और तो इसके कई तरीके के इसके पहलू हैं। पहला, अर्जन, वो कितना साफ सुथरा है, किस तरीके से किया गया है। दूसरा, उसका बचा के रखना। और तीसरा, फिर उसका व्यय, और व्यय के समय भी आने वाली अड़चने। तो जैसे इसका पहला एक आता है कि एक बड़ा मोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, एक कॉमन एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि हम लोग कॉलेज से पढ़ के किसी परीक्षा को देके या प्राइवेट में कहीं नौकरी पाते हैं। और आपको आज का जो व्यवहारिक सच है कि नौकरी के साथ साथ ही एक बैंक अकाउंट खुल जाता है और पहली सैलरी ही सीधा उसमें क्रेडिट होती है। कभी तो ये समय था कि चेक भी मिलते थे, लेकिन अब तो सीधे का सीधा क्रेडिट होती है। यानी कि हम हमारा अर्थ जो है, छूटते के साथ ही घोड़ा बैंक के साथ जुड़ जाता है। और उसके बाद फिर हम उसका जब उसको बचाने की कोशिश करते हैं
तो जो हमारे सामने नेचुरल टूल्स आते हैं वो है एफडी कर लो, अच्छा ब्याज दर मिलेगा, ठीक है। या तो इसको आजकल जो पॉपुलर किया जा रहा है, समाज और बाकी हर तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर है कि शेयर मार्केट में कुछ निवेश कर लो, और जैसे जैसे कुछ वर्ष बीतते हैं तब होता है कि चलिए इसको जमीन खरीद लो, फ्लैट खरीद लो, आदि आदि इत्यादि। तो इस तरह से हम इसको बचाने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद अंतिम पहलू रहता है कि अपनी रिटायरमेंट के लिए भी इसको कुछ जोड़ के रखना पसंद करते हैं। अब उसको आप पेंशन फंड कहिए, चाहे जमीन वगैरह से जुड़ा भी लोग मानते हैं, या फिर अगर फ्लैट ले लिए तो बाद में उससे किराए की आमदनी आती रहेगी और जरूरत पड़ी तो बेच भी सकता है व्यक्ति रिटायरमेंट के समय। तो ये एक मोटा मोटा आप अगर कहें तो जीवन चक्र के भीतर इसका। और इसके अलावा जहां पर जो थोड़े एंटरप्रेन्योर हों तो वो व्यापार करना या कुछ नया खोलना, या कोई महंगा आजकल विदेशी यात्राओं का भी चलन थोड़ा सा चढ़ा है तो उसमें भी खर्चा लगता है, और गाड़ी घोड़ा बंगला आदि, ये सब इसके नाना प्रकार के जो हमारी सभ्यता या रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए पहलू हैं, ये वो वाली बात है। तो इसमें मेरा जो ध्यान गया, या जहां पर मुझे लगता है ध्यान देने की जरूरत है, जो हमें पढ़ाया नहीं जाता, उन पहलुओं पे जाते हैं कि जब हमने बैंक में ही कुछ रखा, अपनी पूंजी को, अपने अर्जित धन को, परिश्रम को, तो क्या बैंक सच में उतना सुरक्षित है जितना हमें बताया जाता है या समझाया जाता है? ये पहला प्रश्न है। और इसी को अगर खोजते खोजते दूर तक जाएं तो ये एक ऐसा अजगर है जिसका कि आप सर पकड़ के जब पीछे चलते हैं तो उसकी पूंछ ढूंढते ढूंढते काफी लंबी निकल गई है, और इतनी लंबी निकल गई है कि आप चौंक जाएंगे। अच्छा, संयोग की बात है, इस वक्त कलयुग चल रहा है, और कलयुग में मेरा जो आकलन है, मैं रामचरितमानस के उत्तरकांड की चौपाइयां देख रहा था, मुझको लगता है कलयुग भी इस वक्त प्रचंड वेग में है। जैसे इस वक्त आप मौसम देख पा रहे हैं, बाढ़ आई हुई है हर तरफ, गंगा जी में भी पानी चढ़ा हुआ है। इस वक्त मेरा मानना है कि कलयुग भी अपने प्रचंड वेग में है, यानी कि अधर्म और अनीति अपार। जो तुलसीदास जी के अगर मैं 3 शब्द यूज करूं, अधर्म, अनीति और अपार, तो आप अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो आप ढूंढ पाएंगे कि आपके पैसे के साथ भी दूसरे लोग छल कपट आदि कर रहे हैं। यहां से एक चौकन्ना होने का हमारे लिए बिंदु निकलता है कि इसको और ध्यान से समझें। मैं विस्तार और कर दूं। जैसे मान लेते हैं, सबसे पहला सबसे आसान एक उदाहरण है कि एक 500 रुपए का आप नोट पकड़िए और उसके ऊपर जरा सा फोकस एक बात पे करिए। हम सब ने पढ़ा है, बचपन से हाथ में आता है तो हम लोग निश्चित 100% लोग पढ़े होते हैं। उस पर लिखा होता है, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और नीचे आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। अब इन 3 चीजों को पकड़िए। मूल्य जो लिखा हुआ है 500, ये उस नोट की क्रय शक्ति मानी जाती है कि चलिए इस 500 रुपए से आप ये सामान या ये सामान या ये सामान ले सकेंगे, जैसे मोबाइल का रिचार्ज करा सकेंगे, उसका एक उसकी क्रय शक्ति होती है। तो पहला प्रश्न आता है, क्या ये क्रय शक्ति स्थिर है या ये अपने आप में भागती रहती है? जैसे आपने अपने पुरखों को या अपने गांव आदि में अगर पृष्ठभूमि है, या इवन शहर में, आपने जरूर अपने किसी बड़े को ये सुना होगा कि 1980 में इतने रुपया का इतना सैकड़ा ईंटा मिलत रहा। यानी उन्होंने क्रय शक्ति को ईंट से तोल के जब देखा तो वो कह पाते हैं कि इस 40 साल में करीब करीब, मैंने मोटी गणना की थी, रुपया अपना 1/100 की ताकत मुश्किल से बचा पाया है। असल में 120, 1/120 चला गया है, लेकिन क्रय शक्ति गिरती है। अब इसके एक दूसरे उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए 1980 में या 90 में 2 भाई हैं। एक ने सोचा कि मैं इसको बैंक में रख देता हूं, और एक ने सोचा कि मैं इसका कुछ और तरीके से, यानी हमारे पारंपरिक हिंदू सभ्यता के पारंपरिक रूप से निवेश कर देता हूं। और उसने जाके उस तारीख को सोना खरीद लिया या चांदी खरीद लिया। आप देखेंगे जब 40 या 45 साल अब जब हमारे पूरे हो रहे हैं उस धन को निवेश किए हुए, जब आप दोनों की गणना करेंगे तो आप पाएंगे कि बैंक में रखा हुआ पैसा, आज उसकी एफडी जो भी आप तोड़ के बाहर निकालें,
उसकी क्रय शक्ति आप कम पाएंगे। और अगर उसके मुकाबले आपने सोना या चांदी खरीदा होता तो आप देख पाएंगे कि वो एक अलग धारा से, एक अलग गति से अपनी क्रय शक्ति को बचा के दूर निकल गया। अंत में लाभ में आपको सोना और चांदी दिखेंगे, जो हमारे हजारों साल के परखे हुए पारंपरिक, जो लक्ष्मी का रूप माने गए हैं, जो जिसे कहते हैं बड़े पारंपरिक। और सन 1700 तक तो हमारे, जब हम सोने की चिड़िया थे, तब तक तो वही चलता था। ये कागज के नोट जो आए, ये अंग्रेजों की देन है। अच्छा, अब आप इसमें पहला तो हुआ 500 की जो वैल्यू है, क्रय शक्ति, क्योंकि 500 कुछ मायने नहीं रखता। मायने तब रखता है जब आप उसको लेके बाजार में जाते हैं और कुछ लेने की कोशिश करते हैं अपने उपयोग के लिए। ये उसका असली एक मानक होता है। अगर इसके अलावा जमीन आदि में निवेश किया होता तो भी माना जाता है कि वो करीब करीब अपनी ताकत बचा लेता है, क्योंकि आज भी जब वो खरीदने जाएंगे आप उसी उतना ही बड़ा भूखंड या वैसा ही कोई मकान, तो आपको दिखेगा कि हाँ, यहाँ भी करीब करीब रुपया उस जमाने का जो आपने निवेश किया था और जो आज आप निकाल पाएंगे, वो फिर से करीब करीब बहुत पास में आ जाते हैं। तो भूमि का निवेश और सोना चांदी, तो ये है पहला आपकी जो क्रय शक्ति थी। दूसरा आता है वचन। इस वचन के बारे में यहाँ आपने नोटिस किया होगा, नोटबंदी ने दिखाया था कि ये वचन भंग भी किया जा सकता है, यानी ये सरकार के ऊपर होता है। और उसमें जो मेरे सामने आंकड़े आए, तो हजारों लाखों लोगों ने अपने हाथ में कागज का नोट जो था, उसकी क्रय शक्ति को कागज यानी रद्दी का टुकड़ा भी पाया। बाकी छोड़िए, मेरे अपने घर में कोई परिचित थे जिनका कि उनको वो पैसा लेके पहुंचने में समय लगा और उनके कागज के नोट रद्दी का टुकड़ा बन गए। तो ये एक वचन से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप उसे निवेश किए होते हैं सोना चांदी या भूमि में, तो आप पाएंगे कि ये वचन से थोड़ा सा ज्यादा ठोस होता है। और ये जो निर्धारण है, ये आपके हाथ में होता है, क्योंकि सरकारें भी बदली हैं, उनकी भावना भी बदली है, उनके ऊपर कई तरीके के दबाव भी होते हैं। और तीसरा आता है जो नीचे आपने सिग्नेचर देखा होगा, आरबीआई गवर्नर का। जी। तो आरबीआई गवर्नर के बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो है। आप अगर, उनका भी यूट्यूब चैनल है आरबीआई का, अगर आप उस पर जाएं और हाल फिलहाल के या पिछले 6 महीने के कोई भी वीडियो उठा के देखें, आप मुंह खोले ताकते ही रह जाएंगे कि ये किससे बतियाता, ये किसकी भाषा बोलते हैं। वो शुरुआत अंग्रेजी से करते हैं। अंग्रेजी पहरावा, तो पहरावे की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनकी पूरी भाषा एक 99.99% लोगों की समझ से अलग होती है। वो कहते हैं ना, अपना कहा तुम आप समझे या खुदा समझे, ये कुछ वैसी बात हो जाती है। तो और कोई समझ नहीं पाता, लेकिन धीरे से पता चला कि असल में वो आम जन आपसे मुझसे बात ही नहीं करते। वो असल में किसी दूर बैठे, 2 समुंदर पार किसी अपने जैसी टोली को कुछ संबोधित कर रहे होते हैं। और वो भी बड़े चौंकाने वाले सत्य हैं। तो इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि आरबीआई गवर्नर पहली बात तो किससे बात कर रहे होते हैं अपनी, मतलब गवर्नर तो भारत के हैं, तो भारत की जनता से बात ना करके आपने कहा कि 2 समुंदर पार किसी से बात करते हैं। तो पहली बात, 2 प्रश्न उठते हैं। पहली बात तो किससे बात करते हैं, और दूसरी बात क्या बात करते हैं, और तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो है और जो सबसे प्राइमरी है वो है कि क्यों बात करते हैं, भाई उनसे क्या लेना देना। ये बहुत ही गहन शोध का विषय है, और मैं ये कहूंगा कि मैं कुछ दूरी तक पहुंच पाया हूं, उतना शेयर करता हूं, और उसके बाद अगर भविष्य में मिलेगा तो हम आप शायद फिर से चर्चा करेंगे। आप चौंकने वाले हैं। एक संस्था है, उसका नाम है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, BIS। इसकी अपनी वेबसाइट है, इसका भी अपना यूट्यूब चैनल है। ये करीब द्वितीय विश्व युद्ध के समय से बनी हुई है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड के ब्रसल्स शहर में है। इसके ऊपर पब्लिक इंफॉर्मेशन या सार्वजनिक जानकारी न के बराबर है, इस पे कोई चर्चा नहीं करता। लेकिन ये पता चला है कि हर महीने हमारे आरबीआई के गवर्नर वहां एक बार जाते जरूर है मीटिंग अटेंड करने। अब मीटिंग में क्या होता है, क्या नहीं होता, किस तरीके की चर्चाएं होती हैं, इस पे नाना प्रकार के प्रश्न चिन्ह हैं।
और इस जो बीआईएस है उसका मालिकाना, उसका संचालन किसके हाथ में है, इस पर भी नाना प्रकार के प्रश्न हैं। उसके शेयर होल्डर कौन हैं, ये सब अति, आपने स्विट्जरलैंड का नाम समझते ही आप समझ जाएंगे कि अचानक से गोपनीयता और अंधियारे की एक उसके ऊपर चादर उड़ा दी जाती है और वहां से कुछ भी जानकारी निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मैं कुछ सूत्र देता हूं, आप विकिपीडिया पर जाएं तो वहां सूची में नाम मिलता है कि भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर वहां जाते हैं, सक्रिय सदस्य हैं, और किसी एक आध वर्ष में वो उसमें एक चेयरमैनशिप रोटेट होती है, उसमें कुर्सी पर अध्यक्षता भी शायद कर चुके हैं पास्ट में। अच्छा, एक चीज और मेरे सामने आई कि ये लोग गवर्नर आपस में जिस भाषा में बात करते हैं, करीब करीब उसी भाषा में वो अपना भाषण दे रहे होते हैं। हर महीने देते हैं आरबीआई के गवर्नर, भारतीयों को संबोधित दिखाते हुए तो लगता है कि हमें संबोधित कर रहे हैं, लेकिन समझ में आता है कि सारी भाषा, सारे शब्द, सब कुछ। अच्छा, ये बड़ा रुचिकर है कि अगर कोई नेता आके आपके सामने बोले कि इस महीने या इस तिमाही महंगाई का आंकड़ा कुछ था, तो आप जानते हैं हम लोग हंसने लगेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ नेता भले ही संविधान की शपथ लेते हैं कि मैं सत्यनिष्ठा से या ईश्वर को साक्षी मान के, लेकिन वो कितना झूठ सच बोलते हैं इसके बारे में आम आदमी को एक थोड़ा थोड़ा अंदाजा है। इसलिए जानबूझ के एक बहुत ही सभ्य, सुशील, सज्जन से दिखने वाले व्यक्ति को, वो कहते हैं ना जो स्कूल में एकदम टाई वाई लगा के बहुत ही साफ सुथरा डेकोरेट होके और भाषा की मर्यादा में एकदम निपुण, शालीनता में एकदम निपुण वाला व्यक्ति लेके आते हैं, और वो हमें एक महंगाई का आंकड़ा बताता है। असल में उसके भाषण का लब्बो का जो जब सारांश निकालते हैं तो उसमें एक ही आंकड़ा जरूरी होता है जिसको कि अगले दिन छापा जाता है या बात की जाती है, वो होता है महंगाई का आंकड़ा। और यहां पर एक बहुत ही गहरा छल होता है। अब मैं आपको फिर से आपके बैंक की तरफ लेके जाता हूं। ये छल कैसे हो रहा है? अगर आप पूछते हैं कि अच्छा मैं अपना पैसा एफडी में निवेश करना चाहता हूं, तो इस वक्त आपको ब्याज दर बताई जाएगी कि भाई 7 मिलेगा, 7.5 मिलेगा, बहुत मिल रहा होगा तो 8 मिलेगा। और आप उस वक्त क्या तय करते हैं? महंगाई दर करीब 5 के बराबर है, ब्याज दर 8 के बराबर है, तो चलो मेरा पैसा कुछ बढ़ेगा ही, घटेगा तो नहीं है। लेकिन अब बस आप 1 मिनट के लिए कल्पना करिए कि आरबीआई गवर्नर की बजाय आपका अपना सांसद, विधायक या कोई भी पॉपुलर नेता वो बैठ के वहां महंगाई का आंकड़ा बता रहा है। अब आपका मन खड़केगा, ये सच में 6% है। और ये बहुत बड़ा छल सामने आता है पूरे विश्व में, ढेर सारी अर्थव्यवस्थाओं में, और बीआईएस से जुड़े हुए देशों में भी बड़े मजेदार तरीके से खेला जाता है। असली आंकड़ा 12, 14, 16, 15 हो सकता है, वो आपको बहुत ही कम करके बताते हैं। अब आप सोचिए, फिर से इसको सोचिए, एफडी में बताया गया। ऐसा आप आधार पे कह रहे हैं कि वो कम करके बताते हैं, और क्यों बताते हैं कम करके? हाँ, अब ये छल को पकड़िए। अगर मान लीजिए एफडी के समय, जब आपका आज अगर जाएं बैंक और आपको बताया जाए कि इस पे एफडी का इंटरेस्ट रेट सर 8% दे देंगे हम आपको, ये सबसे ज्यादा 8% है, और उस वक्त अगर आपको सही महंगाई का आंकड़ा पता हो कि ये 12, 15 या 16 पर है, तो आपका मन तत्काल उखड़ जाएगा। आप वहां निवेश नहीं करेंगे, आप कहेंगे यहां तो मेरे परिश्रम का पैसा घटता जाएगा। भाई मैं 100 रुपया जमा करके जाऊंगा, 8% मुझे ब्याज मिलेगा, 12-15% मेरा महंगाई चाट जाएगी, तो जब मैं उसे वापस लेने आऊंगा तो जमा किए हुए 100 रुपए का मैं 95 या 96 रुपया लौट के मेरे हाथ में आएगा। क्रय शक्ति की तुलना में, क्रय शक्ति के अनुसार आप 3-4 रुपया लूज कर चुके होंगे, आप गंवा चुके होंगे खाली इस छल के मारे। और अब आप ये सोचिए इस छल का परिणाम कितना बड़ा होता है कि करोड़ों लोग, जिसे कहते हैं ना खुली धूप में आंखों के सामने वाला छल है, ये बहुत ही महीन छल है। आप बस अपने मन में जैसी महंगाई के आंकड़े को एडजस्ट करते हैं कि असल में 12 या 15 है, तो आप चौंक जाएंगे, आप बैंक में पैसा नहीं रखना चाहेंगे और आप समाधान तलाशने लगेंगे। जी। तो आपने जो बात कही, जहां पर बात अभी हम कर रहे थे कि आरबीआई गवर्नर वाली बात, तो वहां से ये जो छल चल रहा है और जिन लोगों को संबोधित कर रहे हैं, तो कारण क्या है? मतलब अपने ही देश के लोग, अपनी ही व्यवस्था अपने ही लोगों को चूना लगा रही है,
तो इसके पीछे का मोटिव क्या है? क्यों ऐसा हो क्यों रहा है? हम स्वतंत्र देश हैं, हम एक सोवरेन देश हैं, उसके उपरांत भी हम ये माने क्या कि हमारी सरकार ही हमको चूना लगा रही है? देखिए, उनके दबाव तो वो जाने कि वो क्यों स्विट्जरलैंड हर महीने जाते हैं और उनको संबोधित करना उनकी कौन सी मजबूरी में आता है। ये तो थोड़ा शोध का विषय है और वो ही लोग ज्यादा अच्छा समझा पाएंगे। ये दबाव मुझे सारे तरीके से नहीं पता है सम्यक रूप से, हम इसमें मोटी मोटी अटकलें लगा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो लेकिन ये आप अगर थोड़ा सा अन्वेषण करके, जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे होंगे हमको, आप हैरान रह जाएंगे कि बीआईएस में बहुत सारे मेंबर्स हैं और इस छल का जो स्तर है ये अंतर्राष्ट्रीय है। इन सब का कॉमन पैटर्न लेकिन यही निकल के आता है कि महंगाई के आंकड़े के साथ जरूर खेला जाए, नंबर एक। और नंबर दो, हमारे नोट के ऊपर एक दूसरा छल जो उसकी क्रय शक्ति के साथ खेला जा रहा है। ये बैंकिंग से अलग है, ये क्रय शक्ति के साथ है, जो जहां सीधे आरबीआई इन्वॉल्व है कि भाई सोना और चांदी तो किसी देश के पास सीमित अमाउंट में होता है, सीमित मात्रा में होता है, लेकिन नोट तो जितना चाहे उतना छापा जा सकता है, ये सरकारें नियंत्रित करती हैं। तो क्या इस नोट के पीछे हम कोई ठोस गारंटी दे सकते थे? जैसे मैं आपको कल ही के मेरे आंकड़े हैं, मैंने इसको सोने और चांदी से तोला, तो 500 रुपए की से अगर आप अनुपात लेते हैं तो आज 1 ग्राम सोने का दाम करीब करीब 10,000 रुपए से जरा सा ऊपर चला गया है। अगर आप उस नोट पर यह लिख देते कि मैं ग्राहक को 1/20 ग्राम शुद्ध सोना देने का वचन देता हूं, ये पढ़ के देखिए, बड़ा मजेदार लगेगा। मैं ग्राहक को 500 रुपए देने का वचन देता हूं, मैं धारक को, और दूसरा है कि मैं धारक को 500 रुपए या 1/20, 1 ग्राम का 20वां अंश सोना देने का वचन देता हूं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और बहुत ही ठोस आधार बनेगा कि क्रय शक्ति रखे रखे गायब न हो, जो नाना प्रकार के छलों से हो सकती है वो न हो, और आप जो सोच के उस धन को या उस नोट को अपने पास संजो के रखें, वो उस ताकत को बचा के रखे। अच्छा, अगर 1/20, दूसरा उदाहरण भी मैं चांदी से दे देता हूं। इस वक्त चांदी का जो रेट चल रहा है करीब 1,20,000 1 किलो का चल रहा है। उससे अगर नापें तो 500 रुपए के नोट के हिसाब से 4 ग्राम चांदी आप वचन दिया जा सकता है आज की दृष्टि में। मतलब आज अगर नोट छप रहा है तो ये वचन लेके चल सकता है। और आपका ध्यान मैं यहां खींचता हूं, एक 1944 1944 में एक ब्रेटन वुड करके समझौता हुआ था विश्व युद्ध के तत्काल बाद, और उसमें मानक रखा गया कि कागजी मुद्रा विनिमय के लिए, आपस में लेन देन के लिए तो सहज है, लेकिन इसके पीछे सोने या चांदी की गारंटी हो। इस गारंटी को कब धीरे से खत्म कर दिया गया 1970 में, और उसके बाद इस गारंटी को पुनर्स्थापित नहीं किया गया। इसके बाद से छल प्रपंच पिछले 55 साल में बेधड़ल्ले बिना ब्रेक के गाड़ी चल रही है कि कागज कभी भी छापा जा सकता है, नंबर एक। तो आप ये जानिए कि अगर कागज छाप के मार्केट में उतार दिया जाए तो आपकी क्रय शक्ति तत्काल कम हो जाती है, वचन उस पर है नहीं और क्रय शक्ति कम हो सकती है। दूसरा छल जो आपसे बताया कि महंगाई का आंकड़ा खेल सकता है और आपके निवेश जो हैं वो धीरे धीरे सिमट सकते हैं, ये दूसरा उसका एस्पेक्ट था। तो ये दो छल जो हैं, अच्छा आप कहेंगे होगा क्या? कि आप कह रहे हैं कि 1970 के बाद हमारा जो लीगल टेंडर चल रहा है, जो नोट है, उसके पीछे वो बैक्ड बाई गोल्ड या बैक्ड बाई सिल्वर नहीं है, तो उसका आधार क्या है? उसका आधार वचन है सरकार का, आरबीआई गवर्नर, जिसका ज्यादातर लोग नाम भी नहीं जानते। मतलब ये जितने नोट हैं, जितनी धन दौलत है, जितने ये लीगल टेंडर दिखाई पड़ रहे हैं, ये बस एक वचन है, मानसिकता है बस, ये एक कागज का टुकड़ा। और जिस वक्त कलयुग में, जो कि इस वक्त ज्यादातर लोग, बहुतायत लोग झूठ बोलना आदतन झूठ बोलते हैं, उस वक्त आप समझ सकते हैं कि फिर ये कागज का टुकड़ा मात्र ही है। जब तक चल रहा है, चल रहा है। जिस दिन कहीं से कोई मना कर दे, आपके हाथ धरे रह जाएंगे, रद्दी का टुकड़ा।
तो ये तो बहुत ही बड़ा रहस्योद्घाटन है। यदि ये बात कोई समझ ले, मान लीजिए अगर मुझे ये बात समझ आती है कि भाई जो नोट मेरे हाथ में है या जो पैसे मेरी बैंक बैलेंस में है वो एक मानसिकता मात्र है, सिर्फ तब तक के लिए जब तक सरकार चाहती है। जिस दिन चाहेगी उस दिन मैं कहीं का नहीं, आर्थिक आधार सारे समाप्त। तो और मेरे जो लीगल नोट्स हैं या जो लीगल टेंडर्स हैं उनको लेकर मैं कोर्ट भी नहीं जा सकता। कोर्ट भी मेरे पक्ष में ये नहीं कह पाएगा कि ठीक है इन नोटों के बदले इनको इतना सोना दे दीजिए, जैसा कि पहले आप कह रहे हैं कि 1970 तक हो सकता था जिसके चांस थे। तो ये 1970 में क्यों ये बदलाव लाए गए, क्या हुआ उसके पीछे की कुछ बात, और बाकी आप जहाँ से कंटिन्यू कर रहे थे अपनी बात। जी जी, असल में 1970 में अगर पकड़ें कि इस 44 से 70 में हुआ क्या और आखिर उससे हम कहाँ जुड़ते हैं। असल में ब्रेटन वुड एग्रीमेंट जब हुआ है 1944, तब तो भारत स्वतंत्र भी नहीं था। तो ये तो हमारे ऊपर जो ब्रिटिश एग्रीमेंट है क्या ये भी बता दीजिए। उसमें पश्चिम के देशों ने, जो मुख्यतः G7 कहलाते हैं, जो अब G20 बना हुआ है, उन लोगों ने आपस में मिलके, लेकिन और भी कुछ कई देश साथ में थे उनके, 30 एक देश थे उनके पास, और उन सब ने मिलके ये अमेरिका को मुखिया चुना था, क्योंकि वो विश्व युद्ध के बाद एक थोड़ी बड़ी शक्ति उभर के आया था, बड़का गुंडा उभर के आया था। तो उसने कहा कि आज से हमारी चलेगी, और असल में हमारी स्वतंत्रता भी जो है वो उससे बहुत करीबी से जुड़ी हुई है, क्योंकि उसने कहा था कि अब ये अपनी कॉलोनियां हटा लो और आगे से हमारा रुपए और इस सब का जो छल है यही आपस में काम कर जाएगा। तो एक छल प्रपंच का अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत बड़ा व्यापक वो है। आज हम उस पर सिर्फ नोट पे फोकस कर रहे हैं। तो जो मानक था वहां पर था कि डॉलर के बदले, वो 1 आउंस कहते हैं, 1 आउंस के बराबर की डॉलर की उसकी वैल्यू थी। और हम लोगों ने क्या किया, भारत ने रुपए को डॉलर से जोड़ दिया। सीधे सोने से भी जोड़ सकता था, लेकिन डॉलर से जुड़ा हुआ है। अब मैं आपको फिर से आरबीआई गवर्नर के वक्तव्य पे ले जाऊं। आप उनका कोई भी तरोताजा लेख उठा के देखिए, जैसे मैं उनको क्लोजली फॉलो करता हूं, हर महीने उनके जो भी आते हैं उनको मैं अक्सर पढ़ा करता हूं। आप अचानक से सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि उसमें आधे से ज्यादा आंकड़े डॉलर में क्यों लिखे हैं। हम तो स्वयं स्वतंत्र देश हैं, हमें तो सब रुपए में लिखना चाहिए, लेकिन आधे आंकड़े डॉलर में। तब आपको कुछ कुछ समझ में आता है कि कुछ है पीछे का जुड़ाव, जो सब समय व्यक्त नहीं किया जाता या खोल के नहीं व्यक्त किया जाता। तो वो डॉलर के जितने चिन्ह लगे हैं उनकी रिपोर्टों में, वो कुछ लेकिन सोचने पे मजबूर करते हैं। दूसरा, रुपए का मानक अप्रत्यक्ष रूप से जैसे डॉलर ही हुआ पड़ा है। आप देखेंगे कहीं भी कोट किया जाए, बाकी तो छोड़िए, हमारे प्रधानमंत्रियों और जब प्रत्याशी थे वो भी उन लोगों ने डॉलर को लेके भाषण दिए हैं, डॉलर को लेके चैलेंजेस हुए हैं, चुनौतियां दी गई हैं कि हम अच्छा करेंगे, हम बुरा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऊपर नीचे। और उस डॉलर से कहीं जुड़े हुए हैं। और हैरानी की बात है, डॉलर सोने को छोड़ चुका है। हाँ, अनजाने और में रुपया वर्तमान में तो पैसे को, रुपयों के वो आंकने का जो आकलन का जो एक आधार है वो तो डॉलर ही है। देखा जाता है कि रुपए कितना गिर गया डॉलर से या कितना बढ़ गया, तो रुपए मजबूत हो गया या रुपए गिर गया। सोने से तो कोई बात ही नहीं करता सोने की। और जी, डॉलर, आप कह रहे हैं डॉलर का आधार भी सोना है नहीं, वो भी छाप रहे हैं बस अपनी मर्जी से। बल्कि बहुत ही दुर्गति है वहां पर कि वो उसको डॉलर प्रिंटिंग कहते हैं अक्सर वो लोग, कि भाई बाकी देशों को मूर्ख बनाने के लिए तो वो कभी भी डॉलर छाप लेते हैं और अपनी महंगाई, नाना प्रकार की अर्थव्यवस्था की समस्याओं को वो पूरे विश्व पे बांटते हैं। और अब मैं एक थोड़ा सा इंगित करूंगा जो इस वक्त का बड़ा हाल फिलहाल का की घटना है कि चीन में एक स्को समिट हो रहा है, जहां हमारे प्रधानमंत्री भी गए हुए हैं। और 2 दिन की समिट 31 और 1 सितंबर की थी। और वहां पर अब मैं चीन और रशिया की तरफ थोड़ा सा ध्यान आपका दिलाऊं। उनके यहाँ शंघाई में गोल्ड एक्सचेंज, सोने का एक ऐसा जगह बना हुआ है जहां पर आपके पास ये विकल्प है कि आप करेंसी दीजिए, लेकिन ये उनकी करेंसी है, युआन, वो दीजिए और आप उसके बराबर का सोना ले सकते हैं। कोई आपको रोकेगा नहीं, और उसको लेके आप अपने देश भी लौट सकते हैं। इस पे कोई रोक टोक नहीं है। तो शंघाई गोल्ड एक्सचेंज इस वक्त, तो चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था में, ठीक है, उसको गोल्ड बैक्ड कहते हैं। मतलब ये 2 स्तर हैं, एक तो है कि आपके कागज पर ही छपा हुआ हो गारंटी, इससे थोड़ा सा नीचे आए तो दूसरा आता है कि कम से कम वहां की सरकार उन कागजी नोटों के बदले आपको सोना या चांदी ले जाने की
छूट देती है। ये विश्वसनीयता का ए लेवल नहीं तो दूसरे नंबर की विश्वसनीयता मानी जाती है। और चीन ने ये शुरू कर दिया है, और एकदम ताजा घटना है, पिछले 50-60 दिनों में मेरे रडार पर आया कि इवन रशिया ने भी ये शुरू कर दिया है। उसने भी एक गोल्ड एक्सचेंज खोला है, क्योंकि ये करते के साथ आपकी जो मुद्रा है उसको पूरे विश्व में एक बहुत ही अलग तरीके की ठोस मान्यता मिलती है कि इनका कागज मुझे बांधता नहीं है, मैं जब चाहे स्वतंत्र रूप से सोना या चांदी लेके जा सकता हूं, इसकी ये छूट देते हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि चीन और रशिया की मुद्रा, चीन ने तो खैर ये कई साल से कर रखा है, इसलिए उनकी जो मान्यता है वो बहुत बढ़ चुकी है। रशिया ने भी नया नया शुरू किया है, और जो ब्रिक्स कहिए या स्को कहिए, इसमें इस वक्त यही तराजू घूम रहा है कि अब मानक डॉलर ना रहे, सोना चांदी वापस केंद्र में आ जाए, जो कि हमारी दृष्टि से भी पारंपरिक रूप से बहुत ही बड़े मतलब आजमाए हुए और बड़े भरोसे वाले ये हैं, निवेश हैं, क्योंकि ये रखे रखे गलते नहीं, इनको दीमक नहीं चाटती। कागज को तो आप समझ सकते हैं दीमक भी चाट जाती है, तो सोना चांदी को नहीं चाटती और इनकी प्योरिटी बनी रहती है जी। तब ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपने उठाए हैं कि सबसे पहली बात तो आपके नोट का, आपके लीगल टेंडर का आधार नहीं है, और आपके लीगल टेंडर का जो आधार है डॉलर, उसका स्वयं अपना कोई आधार नहीं है, तो वो भी आधारहीन है। इसके उपरांत जितनी इकोनॉमी चल रही है, या जो एटलीस्ट पॉलिसी चल रही है इकोनॉमी को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, पैसे को लेकर, वो भारत द्वारा संचालित ही नहीं है। भारत कहीं और से डायरेक्शन ले रहा है। आपने बताया कि एक नाम लिया आपने कि स्विट्जरलैंड में जाते हैं एटलीस्ट हर मंथ, जो संबोधित भी करते हैं वो भारत की जनता को नहीं करते, ना भारत की जनता उनको सुनती है। कितने ही ऐसे लोग भारत में होंगे जो आरबीआई गवर्नर को सुनने जाते होंगे यूट्यूब पे कि चलो आज गवर्नर क्या कह रहे हैं ये सुन के आते हैं। तो ये असल में सब चल क्या रहा है, ये क्या है, क्या मतलब ये हम स्वतंत्रता जो 1947 में मिली थी, अगर हम आर्थिक रूप से ही हमारे अपने, पहली बात तो आधार नहीं है, और जो हमारे आधार हैं वो विदेशी हैं, उनका भी आधार नहीं है, तो मतलब कितने सुपरफिशियल लेवल पर ये स्वतंत्रता है। और जो आजकल जैसी बात चल रही है कि धीरे धीरे एक वही कि वर्ल्ड को ग्लोबल विलेज बनाने का प्रोग्राम है, या पूरे विश्व में एक एकाधिकार, जो कैपिटलिस्ट एकाधिकार है, उसको कहीं ना कहीं बहुत सटल माध्यम से स्थापित किया जा रहा है। या जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी नॉवेल्स में जिस टोटलिटेरियनिज्म की बात कही थी कि जहां सब कुछ एक सेंट्रलाइज सत्ता में होगा, कि आपको रहने के लिए घर भी मिल जाएगा, और मतलब एक जीवन की छोटी से छोटी चीज स्वतंत्र नहीं रह जाएगी। तो ये तो धीरे धीरे उस ओर बढ़ता हुआ एक कदम लगता है कि जहां अर्थ तो एक ऐसी चीज है ना, आपकी स्वतंत्रता का सबसे मुख्य आधार आपके नेचुरल राइट्स के बाद, जिसको कहें सांस लेने की और प्रॉपर्टी की राइट के बाद, अर्थ ही एक ऐसी चीज है जो सभ्यताएं संचालित करती है। लेकिन जब अर्थ ही हमारा नहीं है तो सभ्यता कहाँ से बचेगी? इस पर आपका क्या कहना है? जी, ये आपने जो बात कही ये बहुत ही गंभीर है, और ये हमारी सभ्यता या जो हिंदू संस्कृति इतने हजारों वर्ष से चली, उससे उसका एक कॉन्ट्रास्ट भी आता है। असल में हमारे यहाँ हर ग्राम पंचायत को स्वतंत्र अधिकार होता था, कर वो वसूलते थे और वो आगे जमा करते थे। इस सब को उनके अधिकार छीने गए एक, इसी तरीके से और कई लेवल पे अधिकार छीने गए हैं जो आज तक नहीं लौटे, इस पीछे 75 साल में भी नहीं लौटे। विकेंद्रीकृत एक अर्थव्यवस्था चलती थी हमारी, और उसमें सोना चांदी ही चलते थे। हमारी मुद्राएं जो थी सन 1700 में, ये सुंदरलाल जी की पुस्तक में भी आया है कि वो सोने और चांदी में ऑपरेट करते थे, जिसमें छल प्रपंच नहीं हो पाता, क्योंकि कोई भी उसको गला सकता है, ढाल सकता है, नए आकार दे सकता है। और हम सच में तब सोने की चिड़िया थे। और वहां से यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भी जो सिक्के चलाए थे वो भी चांदी के सिक्के थे प्रारंभ में, जी, कुछ सिक्के। लेकिन वो अपने अपने जाने से पहले ही कागज के नोट शुरू करके गए थे। 1930 के आसपास की घटना है जब कागजी नोट का उन्होंने प्रचलन शुरू कर दिया था। और यही सबसे महीन बात है कि वो जाते वक्त हमारी दास्ता की बेड़ियां कौन छोड़ के जाएगा? भाई, जहां से आपको करोड़ों अरबों रुपया हर साल मिलता हो, उस देश को कौन मिठाई की प्लेट पर रख के आपको दे के जाएगा? परोस के कोई नहीं दे के जाएगा। असल में उस वक्त 55 देश स्वतंत्र हुए, जिनमें भारत एक था, और असल में वो अपना अर्थव्यवस्था का जाल फैला चुके थे, राजनीतिक शिकंजे गढ़ चुके थे, और शेयर बाजार खोल चुके थे।
तो जब आप इन सारे बिंदुओं को जोड़ के देखते हैं कि अर्थव्यवस्था पे करीब करीब पूरा नियंत्रण था, सिविल सर्विसेज के एग्जाम आदि पे काफी नियंत्रण था, राजनीतिक पार्टियों में कौन उठेगा बैठेगा उस पे नियंत्रण था, तो अपना एक अदृश्य जाल जो बड़ा मजबूत था उसे फैला के, उससे जकड़ के शिक्षा पर, आयुर्वेद पर, इन सब पे जो आज भी नहीं कटे हैं, आज भी गुरुकुल पाठशाला आयुर्वेद इन सबको मान्यताएं नहीं मिली हैं, उनका बराबर का स्थान नहीं है एलोपैथी के बगल में। नाना प्रकार के प्रपंच हैं, ये एक अलग बहुत बड़ा व्यापक विषय है, लेकिन अर्थव्यवस्था पे फोकस करें तो वो इतना जाल फैला चुके थे। और तब जो सोने की चिड़िया थी, आज उसकी तुलना में देखिए तो 80 करोड़ 100 करोड़ लोगों को अनाज देने की बात अभी भी चल रही है, और ये चुनाव के बड़े बड़े वादे गिने जाते हैं। सोने की चिड़िया वाले देश में अनाज देना पड़ता है, या लोग इतने बांध दिए गए हैं, इतने सीमित हैं कि अगर उनके मुंह में अन्न न डालें तो शायद कुछ लोगों की हालत भूख से मरने की आ जाएगी। इस केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के तो इसके बीच में खींचतान में, ये जो आपने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आदि का नाम सुना होगा, ये धरती पे अपने को भ्रमवश भगवान मान बैठ रहे हैं कि क्या वो एक जगह बैठे ये नियंत्रण कर सकेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया स्विट्जरलैंड में बीआईएस की मीटिंग होती है। और मैं एक हिंट दे दूं, मेरे सामने एक ही कंफर्म तो नहीं है, उसका मेरे को शोध और करना पड़ेगा, लेकिन जाना जाता है कि मालिकाने में अमेरिका के पास काफी मालिकाना है उस संस्थान का। इसकी एक अपुष्ट खबर मेरे पास है, निश्चित रूप से इसमें बहुत सारा शोध और लगेगा कि ठीक ठीक कितना नियंत्रण है और क्या कुछ है। और इसका एक दूसरा सिरा भी है। पिछले 3-4 साल में आपने ऑनलाइन पेमेंट देखा होगा, जो बहुत बढ़ गई है, और ये आम जनता के लिए इतनी हानिकारक है। सोचिए, आपके 10-10 रुपए के लेन देन को ऊपर किसी की निगाह है, कौन लेता है, किससे लेता है, किस समय लेता है, सप्ताह के किस किस दिवस लेता है, किन मौकों पर लेता है, इस सब का इतनी ज्यादा जानकारी इकट्ठी हो गई है ऊपर कि उसके दुरुपयोग की संभावनाएं बहुत बहुत ज्यादा हैं। और इसके अलावा एक टर्म आजकल चलती है, कई लोगों ने सुना होगा, सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसका मैं आपको घातक उपयोग बताऊं, कनाडा में किसान कुछ आंदोलन कर रहे थे, जैसे भारत में किसान आंदोलन चला था उस तरह कनाडा में भी हो रहा था। पता चला उन किसानों के और उन किसानों के समर्थन में जिसने भी रुपए दिए, आर्थिक सहयोग दिया, उनके खाते सीज किए गए बैंकों में, यानी कि उनके धन को रोका गया। और ये गैर कानूनी तरीके से। ठीक है, आप कोर्ट में लड़के हो सकता है 1-2 साल बाद, 4 साल बाद न्याय पा भी जाएंगे, लेकिन आप सोचिए उससे किसी आंदोलन को कितनी क्षति पहुंचाई जा सकती है। ये पिछले 2-3 साल की घटना है। इस छोटी सी घटना से भी अगर हम सबक लें तो आप ये समझिए कि अपने अधिकारों को बचाए रखना या उनके लिए लड़ना, या किसी भी तरह के अच्छे परिवर्तन के लिए लड़ना कितना ज्यादा कठिन हो जाएगा अगर आपके खाते को सेंट्रली लॉक किया जा सके और आपको सारा डिजिटल की आदत पड़ चुकी हो। इसमें ही दो बातें, पहले तो जो यूपीआई भारत में आई है 4-5 साल पहले, अभी बीच में ये जो यूएस एड का मुद्दा उठा था, तो इसमें स्पष्ट हुआ था कि भारत में यूपीआई चालू करने के लिए अमेरिका ने यूएस एड में बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ इन्वेस्ट किए थे, एक तरीके से डोनेट किए थे कि आप यूपीआई चलाइए। इन्होंने अपने वाहवाही तो हमारे मोदी जी ने स्वयं लूट ली कि हमने देखो यूपीआई और भीम और ये चला दिया वो चला दिया, लेकिन यूएस एड ने स्पेसिफिकली फंड दिया था इनको इसी काम के लिए, वो भी फ्री में, कि ये लो आप अपने यहाँ चलाओ। और बात दो, जैसा कि आपने कनाडा का एग्जांपल लिया, मुझे याद आता है थोड़े दिनों पहले मैं ट्विटर पे देख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में कोई एक ऐसे ही लड़का था जिसने कुछ प्रश्न या कुछ इस तरीके की चीजें की थी, उसको भी इन्होंने फाइनेंशियली, जो फाइनेंशियल स्कोर वहां होता है सिविल स्कोर टाइप, उसको कैंसिल कर दिया। तो ना तो कोई बैंक उसका अकाउंट खोलने को तैयार है वहां पर, और क्योंकि बैंक अकाउंट नहीं खोल सकती है, ना बैंक अकाउंट चलाने दे रही है उसको, तो जितनी भी सर्विसेज बैंकिंग से रिलेटेड है, वहाँ की इकोनॉमी कुछ ऐसी है कि सारी सर्विसेज कहीं ना कहीं बैंकिंग से ही रिलेटेड है। अगर आपके पास सिविल स्कोर नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, या इस तरीके की चीजें, मतलब बैंकिंग से रिलेटेड, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो ये नहीं होगा वो नहीं होगा। तो एक तरीके से कहते हैं ना, कैंसल कल्चर का सबसे गंभीर उदाहरण तो ये फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ दिया गया है। जी जी, क्योंकि कैंसल कल्चर में तो आपको अपनी बात रखने में दिक्कत आती है, लेकिन ये तो आपके जीवन यापन से जुड़ा है, आपकी बहुत ही मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा है।
आप सोचिए अपने लिए खरीद नहीं सकते, अनाज नहीं खरीद सकते, बहुत ही मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा है, कोई बिल नहीं पे कर सकते। तो अकाउंट जो रोक सकने की ताकत है और सेंट्रल लेवल पे, ये एक बहुत ही घातक चीज सामने आई है पिछले कुछ वर्षों में। और लेकिन इसका जाल बिछाया जा रहा है, साल दर साल और ज्यादा बिछाया जा रहा है, और उसकी काट इसी में आती है। लेकिन इसका हाँ अब मजे की बात यह है, अगर मैं समाधान की तरफ ले जाऊं तो इसकी सबसे बड़ी काट आम जनता के पास है। और हमारे समाज में हमेशा देखिए, राजनीति और प्रबंधन जो है समाज का एक अंग है, जिसको अगर चित्र में दिखाएं तो 1/8 या 1/6 से ज्यादा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि समाज के और बहुत सारे अंग होते हैं जो कि अलग चलते हैं, स्वतंत्र चलते हैं। व्यक्तिगत जीवन आदि में बहुत सारी बातें स्वतंत्र चलती हैं। तो अगर लोग अपने धन को बैंक या रुपए जैसी चीजों में न रख के तत्काल उसका सोने चांदी में क्रय करके रख लिया करें, जैसा इस वक्त चीन में प्रमोट किया जा रहा है, पता नहीं क्यों लेकिन वहां की सरकार प्रमोट कर रही है, आम नागरिक ज्यादा से ज्यादा करेंसी की बजाय सोना चांदी लेके रखा हुआ है। वो जाने किस बहुत बड़े विश्व की स्तर की तैयारी में लगे हैं। तो आम समाज अपने को महंगाई और बल्कि ये अपने आप में एक निवेश है। मेरे सामने एक आंकड़ा आया कि शेयर बाजारों में जिन्होंने दशकों तक भी निवेश किए हैं, सोना उससे भी आगे निकल जाता है। यानी कि ये अपने आप में सिर्फ बचाव ही नहीं करता, ये एक तरीके से बाकी निवेशों को धीरे से मैच भी कर देता है रेस में दौड़ के। तो आप सोचिए हमारी हिंदू सभ्यता में कितनी गहरी जड़ें थी इसकी, कि सोना चांदी अपनी ताकत को बचा लेते हैं, किसी भी दूसरे एसएमपी या शेयर मार्केट के निवेश से भी आगे निकल जाते हैं। इन सबसे बड़ी चीज है। तो ये समाधान के रूप में मैं सबसे कहूंगा कि वो अपने धन को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो इन धातुओं के रूप में रखें, क्योंकि ये सुरक्षित रहती हैं। और आपदा, ये एक और चीज देखी गई है कि आपदा के समय जब कागज का नोट रद्दी का टुकड़ा बन चुका होता है, उस समय भी समाज इन धातुओं को ले लेता है। उसके बदले आपको जरूरत का सामान देने में नहीं हिचकते, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ वादे नहीं है, यहाँ वचन नहीं है, ये अपने आप में ठोस चीज है जो ली जा सकती है। तो किसान अनाज दे देता है, खाने की सामान वगैरह मिलते हैं। ये आपदाओं के समय भी देखा गया है कि सोना और चांदी बच के निकल जाते हैं। और दूसरी बात, जैसा कि कई देशों में, अफ्रीकन कंट्रीज में देखते हैं या पाकिस्तान में देखते हैं कि पता चल रहा है कि आटा जो है वो 1000 रुपए किलो हो गया है। मतलब इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा होता है कि जो करेंसी की सीमा, पता चल रहा है युगांडा या पता नहीं कौन सी कंट्री, मुझे मालूम नहीं, अफ्रीकन कोई कंट्री है, वहाँ बताते हैं कि आप इतने सारे पैसे लेके जाओ तो थोड़ी सी कोई चीज़ मिलती है, क्योंकि उन्होंने इतने नोट छाप लिए थे कि अब उन नोटों की कीमत बहुत गिर गई है। तो ये जी करेंसी का तो फिर कोई पता ही नहीं। और आपदा के समय तो हमेशा ही, जैसा कि आप कह भी रहे हैं, कि मान लीजिए कल को एकदम युद्ध हो जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा पूरे में पड़ जाए, या फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि स्टेट कमजोर लगने लगे लोगों को। मतलब जो आपको लीगल टेंडर आपको प्रॉमिस कर रहा है, वो स्टेट ही, उसी का ही नहीं पता है वो कहाँ जा रही है, क्या उसकी स्थिति हो। तो ऐसे में आपके पास या तो सोना या चांदी हो, या फिर वही आपके पास डॉलर हो सीधे सीधे, या कोई फॉरेन करेंसी हो जहाँ की स्टेट मजबूत हो। तो फॉरेन करेंसी आप कैसे ले पाएंगे, कैसे रख पाएंगे, वो लीगल भी नहीं है। तो ऐसे में सोना चांदी का रखना एक बहुत महत्वपूर्ण एसेट है। जी, यहाँ एक घटना मेरे सामने आ रही है हाल फिलहाल, ये पिछले 60 दिन की नई घटना है। स्पेन में जाने किस कारण से एक बहुत बड़े इलाके में बिजली चली गई, और कुछ स्थानों में 12 घंटे बाद और कुछ में तो 24 घंटे बाद लौटी। अब आप सोच के देखिए, उस समय किसी तरह का क्रय नहीं हो सकता था, क्योंकि इंटरनेट भी ठप था, सिर्फ आपका मोबाइल चार्ज है, लेकिन वो किसी इंटरनेट सेवा का प्रयोग नहीं कर सकता था। कोई भी लेन देन तत्काल रुक गया था, और लोगों को आदत पड़ी हुई थी, जेब में कैश रखने की आदत नहीं, एटीएम मशीनें बंद थी, और अचानक से जीवन ठप हो गया था। इसने भी एक भयानक तस्वीर सामने दिखाई कि ये सब तो बिजली से चालित है। और किसी आपदा के समय में ठीक है, कुछ इलाकों में उनको 24 घंटे 36 घंटे भी लगे उसको वापस लाने में, लेकिन ये समय और भी हो सकता था, 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता भी हो सकता था। और प्राकृतिक आपदाएं इस वक्त आप देख ही रहे हैं, आ भी रही हैं, पूरे विश्व में आ रही हैं, सिर्फ हिमाचल और पंजाब में बाढ़ नहीं आ रही, ये इस वक्त पूरे विश्व में प्राकृतिक आपदाओं का समय आ चुका है। तो उस समय ये तो काम आएंगे, लेकिन ऑनलाइन करेंसी और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन उस वक्त
आपने पावर ग्रिड की बात कही तो अभी मुझे याद आया कि अभी रिसेंटली मैं कल परसों ही कहीं पढ़ रहा था, शायद अमेरिका में भी पावर ग्रिड की कुछ कंपनी इसको कह रहे हैं कि प्राइवेटाइज करके कहीं बेच दिया है। और मैं कई हॉलीवुड मूवीज में आपने देखा हो कि प्लॉट्स ये रहते हैं कि फला देश की जो इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड है उसके ऊपर कोई कॉर्पोरेशन कब्जा करना चाह रहा है और उसके ऊपर कब्जा करके पूरे देश के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब जो पावर सप्लाई है उसके ऊपर यदि आप नियंत्रण कर लेते हैं तो आप पूरे देश की गतिविधियों को, देश की परिस्थितियों को भी रेगुलेट कर सकते हैं। बहुत बड़ा ब्लैकमेलिंग का एक पॉइंट है पावर सप्लाई। अभी आपने कहा तो विषय संबंधित था इसलिए मैंने बात रखी। ये असल में अपने आप में एक बहुत अलग विषय है। मैं 2 लाइन में बोल के क्योंकि ये खुलेगा तो बहुत अपने आप में चर्चा का विषय बनता है। असल में हमारे यहाँ युद्ध का, हमारी सभ्यता में युद्ध का एक बड़ा विशेष अर्थ है। ये लोगों को रोचक लगेगा। फाहियान वगैरह ने भी इसको लिखा है कि आसपास के 2 राज्यों की सेनाएं लड़ रही थी और उससे थोड़ी ही दूर पर किसान खेतों में काम कर रहे थे। वो किसान आश्वस्त था कि कोई जाने में और अनजाने में भी मेरी तरफ तीर नहीं चलाना चाहेगा। सेना सेना से लड़के युद्ध का निर्णय कर लेगी, लेकिन असैनिक को, आम नागरिक को छुआ भी नहीं जाता था, उन पे हाथ भी नहीं लगाते थे। ये हमारे इतिहास में जो दुखद घटनाएं शुरू हुई, ये आपको पता है इस्लाम के आक्रमण के साथ शुरू हुई, क्योंकि वो असैनिकों के साथ भी आम व्यवहार नहीं करते। वो आपको पता है, उनका गर्दनें काटना, चाहे बलात्कार आदि जो है, वो असैनिक के साथ भी दुर्व्यवहार करते हैं। और वहां से चली, और विश्व युद्ध में भी अगर आप देखें तो उन्होंने असैनिकों पर खूब बम गिराए थे। जो सैनिक छावनियां नहीं थी, मिलिट्री वगैरह से जुड़ी हुई नहीं थी, वहां भी बम फेंके गए, और वो अभी भी चल रहा है। तो जो आपने बिजली वाली बात कही, इस वक्त युद्ध इतना छद्म हो गया है और इतना अधर्म पूर्वक हो गया है, निश्चित रूप से विदेशियों का ज्यादा इसमें हाथ है, कि किसी भी चीज को प्रयोग करने में नहीं हिचकिचाते। पहले ये सिर्फ राजा और सेना तक सीमित होता था, अब कोई सीमा नहीं रखी गई किसी तरह की। और उसी का एक दुष्परिणाम हम देख रहे हैं कि इवन हमारी मोबाइल ऐप्स में से, हमारे ट्रांजैक्शंस में से, हर लेन देन में का जो डाटा है, वो सब बड़ी दूर दूर तक रिकॉर्ड होके जाता है। सिर्फ भारत ही नहीं, बहुत दूर तक जाता है, कई समुद्र पार कर जाता है। तो आज जो विषय आपने खोला है भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर, करेंसी को लेकर, और जो षड्यंत्र चल रहे हैं यहाँ, भारत तो मात्र कहेंगे उसका एक प्यादा मात्र है, षड्यंत्र असल में कहीं और ही चल रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि अगली बार जब हम चर्चा करें आपसे, तो इस विषय में सबसे पहले तो मेरे ख्याल से विषय हमको शुरू करना चाहिए कि भारत, जैसा आपने कहा कि सोने की चिड़िया था, और फिर कैसे धीमे धीमे करके सोने की चिड़िया नहीं रहा। इसमें बाहरी सत्ताओं का हाथ है स्वाभाविक रूप से। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से विषय को हमको वहां से प्रारंभ करना चाहिए अगली बार जो हम चर्चा करेंगे आपके साथ। तो आशा है कि उस पर आप थोड़ा सा अवश्य प्रकाश डालेंगे। जरूर। एक बात यहाँ जोड़ दूं, तथ्य ये नए लोगों को बहुत, युवाओं को बहुत रोचक होता है कि भारत 1820 तक सोने की चिड़िया था। विश्व की सबसे दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। और ये, इसका रेफरेंस ओईसीडी करके रिपोर्ट आती है, पूरे विश्व में खूब जानी गई है। 1820 तक इतनी दास्ता, चोट और छल प्रपंच के बावजूद हम 1820 तक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे। ये पिछले 200 साल का ही घाटा हमको पूरा करना है, और भारत फिर से संपन्न और बहुत ही विकसित एक देश बड़े जल्दी बनाया जा सकता है। हमें इन छलों को पहचानना है और समाज को इसकी काट के लिए आगे बढ़ना होगा कि इन समाधानों को अपनाएं। और इससे भी प्रेशर पड़ता है, प्रेशर भी पड़ता है एक तरीके से, उससे सहयोग भी मिलता है। जैसे चीन में मैंने उदाहरण दिया कि शंघाई गोल्ड एक्सचेंज है, साथ में लोग भी खूब सोना चांदी खरीद के रखते हैं। तो यहां समाज और सरकार दोनों मिल के पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में अपना एक अलग से स्थान बना रही है, सारी दुनिया के सामने एक समाधान खड़ा कर रही है। तो हमारे यहाँ भी समाज अगर पहल करेगा तो हमारे प्रबंधन और राजनीति को भी उससे बहुत सहयोग मिलेगा, बहुत बल मिलेगा कि हमारा समाज इतना चौकन्ना है। और ये याद रखिए, राजनीति को भी दिशा और प्रेरणा समाज से ही मिलती है, उल्टा नहीं होता। ये कहीं कहीं कोई भ्रम में आ जाते हैं कि नेताजी हमको बताएंगे क्या करना है, लेकिन भारत में हमेशा समाज ने प्रबंधन को, जो मंत्री परिषद कहलाती थी, इवन हमारे जो राजा राम आदि थे, उन्होंने अपनी मंत्री परिषद को हमेशा
बहुत वरीयता दी है और हमेशा परामर्श करके चले हैं। तो समाज मंत्री परिषदों को करते हुए शासकों को भी नीति, धर्म इस सब की याद दिलाता रहता है, समाधानों की तरफ सशक्त करता है और हमारी सभ्यता का ये बहुत ठोस आधार है। जी। बिल्कुल, आपसे इस विषय पे जो धन की बात है, कहते हैं कि धन की बात का पहला चैप्टर कहें कि भूमिका एक तरीके से आपने रखी और यहाँ पर करेंसी, नोट्स और जो लीगल टेंडर हैं, उनकी अस्थिरता और उनकी कहें कि क्षणभंगुरता पर आपने जो है हमारा ध्यान आकर्षित किया। तो आपसे आशा करेंगे कि ये जो धन की बात है, इसको हम यहाँ ना सीमित करें, इसको पूरी सीरीज़ करके जितने भी आयाम जुड़ सकते हैं, हम अपने दर्शकों को इनसे परिचित करवाएँ और पुनः आपको पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड में आकर अपने जो आपकी रिसर्च है, आपका जो इन्फॉर्मेशन है, आपका जो ज्ञान है, उससे हमको लाभान्वित करें, यही आपसे हमारा अनुरोध है। बहुत-बहुत आभार, आपने अपना समय दिया। जी, धन्यवाद। मंच और मौका देने के लिए बहुत-बहुत आभार। अरे आपका ही मंच है, आपके लिए ही है। जी, ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम।